तो मेरे बेटा आज की जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमारे 3 तरह के मेन न्यूमेरिकल है। एक तो कैपिलरी राइज और फॉल से रिलेटेड, मैं फॉर्मूला बता दूं, वीडियो अभी आपके पास 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। यदि किसी कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब को रखा जाए, कैपिलरी ट्यूब यानी हेयर लाइन थिन ट्यूब, तो लिक्विड का लेवल उसमें ऊपर राइज भी हो सकता है और फॉल भी। राइज तब होता है जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की भी वीडियो भेज रहा हूं थोड़ी देर में। वैसे तो 11th में आपने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लो जो अच्छा है। तो कैपिलरी राइज और फॉल का फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। h क्या है? कैपिलरी राइज या फॉल। t क्या है? सरफेस टेंशन। r है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी तो आप जानते ही हो जी। थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है थीटा बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें एंगल ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं होता, तो ऐसे में cos थीटा को 1 ले लेते हैं। भाई अपनी तरफ से तो मान नहीं लेंगे कि थीटा 60 डिग्री है या 70 डिग्री दे रखा है तो बहुत बढ़िया, जो उन्होंने दे रखा है वही ले लो। और किसी न्यूमेरिकल में दे ही नहीं रखा तो हम अपनी तरफ से क्या करें? तो ऐसे में cos थीटा को 1 मान लेते हैं, यानी कि h का फॉर्मूला सिर्फ 2t अपॉन r रो जी लिख देते हैं। लेकिन प्रिकॉशन, जब थीटा यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ना दिया हो तब। अच्छा, ये जो कैपिलरी राइज होती है या फॉल होती है, ये कांस्टेंट होती है किसी ट्यूब के लिए। यदि आप ट्यूब को इंक्लाइन कर दे तो भी लिक्विड की वर्टिकल हाइट उतनी ही होगी। कैपिलरी राइज की जो वर्टिकल हाइट है वो उतनी ही होगी जितनी इस सिचुएशन में थी। लेकिन यदि आप ट्यूब के अंदर लेंथ नापोगे तो वो तो बदल जाएगी ना, तो वो लेंथ देखने में लगेगा कि जैसे आंसर बदल गया। लेकिन यदि वर्टिकल हाइट नापोगे तो उतनी ही रहती है। ना तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता है, जब तक यही लिक्विड और यही ट्यूब रहेगी यानी यही मटेरियल रहेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि आपके पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब को वर्टिकली लिक्विड में रखा गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट 80 डिग्री है। फिर वो कह रहे हैं कि यदि ट्यूब को 40 डिग्री एंगल पर झुका दिया जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। यानी कि पहले ट्यूब वर्टिकल थी, बाद में 40 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल से झुका दिया गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। मैं आपको साफ बता चुका हूं बेटा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्यूब और लिक्विड में से कुछ भी नहीं बदला है, 80 डिग्री ही रहेगा। ठीक है बेटा। और वर्टिकल हाइट खैर ना उन्होंने पूछा ना हम बात कर रहे, लेकिन वो भी सेम रहेगी। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड। A liquid rises in a capillary tube, then what can be the angle of contact? लिक्विड राइज हो रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है? याद रखिए, जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा तो लिक्विड राइज होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होगा तो लिक्विड फॉल होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट दरअसल बेटा जब थीटा एक्यूट होता है तो cos थीटा पॉजिटिव आता है, और cos थीटा पॉजिटिव आने से हाइट पॉजिटिव आती है, और पॉजिटिव हाइट का मतलब है ऊपर बढ़ना। और जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो cos थीटा नेगेटिव आएगा, cos थीटा नेगेटिव आने का मतलब है हाइट नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव हाइट का मतलब होता है फॉल होना। तो वो कह रहे हैं कि बेटा लिक्विड ट्यूब के अंदर राइज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है? तो जवाब है एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट। तीसरा, excess pressure of a soap bubble is 3 times than the excess pressure in another bubble. Find the ratio of radii. ये कॉलम मैंने फॉर्मूलों के लिए रख लिया है। पहला फॉर्मूला तो ये यूज हुआ। दूसरा, एक्सेस प्रेशर, जो बेटा एक होती है ड्रॉप, एक होता है बबल। ड्रॉप के अंदर
सिर्फ बाहर एयर है, अंदर लिक्विड। इसमें बाहर भी एयर है बबल में और अंदर भी एयर है, यानी कि इसमें सरफेस सिर्फ बाहर है, सरफेस एक है। सरफेस उस जगह को कहते हैं जहां लिक्विड का एयर से कांटेक्ट होता है। तो लिक्विड का एयर से कांटेक्ट सिर्फ बाहरी सरफेस पर हो रहा है, तो सिंगल सरफेस है। ये अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो बाहर भी एक सरफेस बनेगा और अंदर भी एक सरफेस बनेगा, यानी डबल सरफेस है। तुम ये याद रखना, जहां एक सरफेस होता है वहां एक्सेस प्रेशर है 2T/R, और जहां दो सरफेस होते हैं यानी अंदर भी एयर बाहर भी एयर, वहां एक्सेस प्रेशर होता है 4T/R। वंस अगेन लास्ट बार बता रहा हूं, अभी 15 मिनट में इसकी वीडियो आने वाली है। जैसे ही एक्सरसाइज 7 खत्म, आपको वीडियो मिल जाएगी, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना यदि पक्का ना हो कि ये क्यों होता है, कैसे आया। तो समझ में आ गया एक्सेस प्रेशर। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, बबल जो है उसमें 4T/R है फॉर्मूला। तो वो कह रहे हैं कि दो सोप बबल हैं, एक का एक्सेस प्रेशर P1, P1 इज नॉट प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, यानी अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस, उसी को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। पहले वाले का एक्सेस प्रेशर दूसरे के एक्सेस प्रेशर से डबल है, 3 टाइम्स है। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज 3 टाइम्स देन अदर, 3 गुना है। तो रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। पहले बता बेटा, P1 हो जाएगा 4T/R1, P2 हो जाएगा 4T/R2। अब मेरे बेटा 40 से 40 कट गया, तो R2 इज इक्वल टू 3R1, यानी कि बेटा सेकंड वाले की रेडियस पहले वाले की रेडियस से 3 गुना ज्यादा है। और यदि रेडियस 3 टाइम्स है तो वॉल्यूम R³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम 27 टाइम्स बड़ा होगा सेकंड वाले का। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एयर बबल of radius 0.02 mm is at a depth 25 centimeter in oil. ऑयल के अंदर 25 सेंटीमीटर की गहराई पर एक एयर बबल है। लिक्विड के अंदर गहराई पर एयर बबल है, ठीक है। डेप्थ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। लिक्विड की डेंसिटी भाई H दे दिया आपको, ये हाइट जो ये है, जिसके जितनी हाइट के वो डेप्थ पे दबा हुआ है वो तो है 25 सेंटीमीटर। डेंसिटी लिक्विड की दे रखी है आपको 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि CGS में दे रहे हैं। सरफेस टेंशन दे रखी है 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, 25 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। अब देख, ध्यान देने की बात, H सेंटीमीटर में, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर में, यानी 2 CGS एक SI। बदल लो, या तो CGS को SI में या SI को CGS में। SI को CGS में कैसे बदलेंगे? 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन रख देना, 1 मीटर को 10⁵2 सेंटीमीटर रख देना, तो ऊपर होगा 10⁵ डाइन और नीचे होगा 10⁵2 सेंटीमीटर। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई होकर के 25 टाइम्स पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बबल के अंदर का प्रेशर बताओ, बबल के अंदर का प्रेशर बताओ। पहले ये बताओ बबल के बाहर कितना प्रेशर है, फिर मैं बताऊंगा बबल के अंदर कितना प्रेशर है। बबल के बाहर एक तो H ऊंचाई के लिक्विड का प्रेशर है, कितना H⍴g, जिसमें H भी पता है, रो भी पता है, G तो मालूम ही है। H⍴g प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, यानी कि बबल कितने प्रेशर से दबा हुआ है। एक तो लिक्विड का प्रेशर H⍴g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कई लोग कहते हैं सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीधे बबल पे थोड़ी लग रहा है। तो तुम्हें एक बात बताऊं, एक किस्सा बताऊं। एक आदमी गधे पे बैठ के जा रहा था और बोरा अपने सिर पे रख रखा था। लोगों ने कहा कि ये बोरा अपने सिर पे क्यों रख रखा है, तो वो कह रहा कि नहीं तो बेचारा गधा दब जाएगा। अरे एक बात बता, गधे पे आदमी, आदमी पे बोरा, तो बोरे का प्रेशर गधे पे भी पड़ेगा।
तो यहाँ पर बबल पे लिक्विड, लिक्विड पे एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बबल पे भी पड़ेगा, यानी आउटसाइड का प्रेशर इतना है, कितना, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया? ये है आउटसाइड का प्रेशर पीओ। एक्सेस प्रेशर कहते हैं इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर को। एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर का प्रेशर और बबल के बाहर का प्रेशर, उनका अंतर, पीआई माइनस पीओ। एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R। अब आप कहोगे 2T/R क्यों, 4T/R लिखा था पिछले में। मेरे बेटा मैंने कहा था यदि दो सरफेस हो, अंदर भी से एयर के कांटेक्ट में है, बाहर भी एयर के कांटेक्ट में है, तो 4T/R है। यदि एक सरफेस हो, जैसे बाहर एयर के कांटेक्ट में है, अंदर नहीं, या फिर इस क्वेश्चन में देखो अंदर तो बबल के अंदर तो एयर है, तो अंदर तो सरफेस है, लेकिन बाहर तो एयर नहीं है, बाहर तो सारे में लिक्विड है, तो बाहर नहीं, तो इस ऐसे में एक ही सरफेस बनता है, और जब एक ही सरफेस बनता है तो हमारा रहता है 2T/R। पीआई माइनस पीओ इज इक्वल टू 2T/R। अब पीओ की वैल्यू रख दीजिए एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यदि आप एसआई सिस्टम में करना चाह रहे हो तो टी आपको मालूम है, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, एच रख देना 0.25 मीटर, डेंसिटी रख देना 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो सीजीएस को, डेंसिटी को, तो एसआई में बदल जाती है, और सारा पता चल गया। जी 9.8 है। अब रेडियस और देनी चाहिए, इसमें क्या है देखता हूं। शुरू में ही दिया है बबल ऑफ रेडियस 0.02 मिलीमीटर, तो रेडियस 0.02 मिलीमीटर, उसे भी मीटर में बना लेना 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करके, तो ये पता है, ये मालूम है, ये सब मालूम है, सब कुछ पीआई निकालना है तो निकल जाएगा। अब तो मैथमेटिक्स है, समझ गए? एक्सेस प्रेशर किसे कहते हैं, अंदर के और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस, पीआई माइनस पीओ। पीआई मतलब इनसाइड का प्रेशर और पीओ मतलब आउटसाइड का प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 5, दो सोप बबल है, वो कह रहे हैं कि सोप बबल में अंदर का प्रेशर है एक में 1.01 पास्कल पीआई, दूसरे के अंदर का प्रेशर है 1.02 पास्कल नहीं, एटमॉस्फेयर, 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1.02 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो बताओ। पहले एक बात बता, इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा? अंदर है 1.01 एटमॉस्फेयर, बाहर है 1 एटमॉस्फेयर। बाहर तो एटमॉस्फेयर का, एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो पहले में एक्सेस प्रेशर है 0.01 एटमॉस्फेयर, अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस। दूसरे में प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना है, P2, अंदर है 1.01 02 एटमॉस्फेयर, बाहर है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर 0.02 एटमॉस्फेयर। यूनिट में लिख नहीं रहा, आप लिख लेना जब नोट्स में सॉल्व करोगे। यानी P1/P2 की वैल्यू 1/2 है। ध्यान रहे P1 ना PI है ना PO, P1 है PI माइनस PO, फर्स्ट बबल के अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर, और ऐसे P2 दूसरे का एक्सेस प्रेशर। अब P1/P2 तो R2/R1 के बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एक्सेस प्रेशर 4T/R, यानी प्रेशर, एक्सेस प्रेशर और रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो P1/P2 होगा R2/R1। तो इससे आ जाएगा R1 = 2R2, यानी पहले की रेडियस दूसरे की रेडियस से डबल है। अब यदि पहले की रेडियस दूसरे की रेडियस से डबल है, तो पहले का वॉल्यूम दूसरे के वॉल्यूम से 8 गुना है, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स वॉल्यूम है। नेक्स्ट, एक बार बेटा सुबह उठते ही ना व्हाट्सएप ग्रुप देखने की आदत डाल लो, जो भी इंपॉर्टेंट खबर होती है मैं उसमें लिख देता हूँ। मैं भी सुबह ही देखता हूँ कि बेटा डाउट्स तो नहीं आए, आप भी देखा करो। चलिए जी नेक्स्ट, मेरे बेटा ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं ये,
ऑन डिपिंग वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इन लिक्विड। बेटा ये कह रहे हैं कि एक कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड में डुबाया गया, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल। एक ट्यूब को हमने पहले तो 30 डिग्री विद द वर्टिकल डिप किया, वर्टिकल से 30 डिग्री पर, और फिर उसी ट्यूब को 60 डिग्री विद द वर्टिकल डिप किया। ट्यूब वही है, वही ट्यूब वही लिक्विड। पहली बार वर्टिकल से 30 डिग्री पर डिप हुआ, दूसरी बार वर्टिकल से 60 डिग्री पर डिप हुआ। तो लिक्विड लेंथ L1 और L2 आई, इसमें लिक्विड L1 लेंथ तक चढ़ गया कैपिलरी राइज से, और इसमें लिक्विड L2 लेंथ तक चढ़ गया कैपिलरी राइज के कारण। तो वो कह रहे हैं L1 और L2 का रेशियो बताओ। एक बात सुन, मैंने अभी पहले क्या बताया था, वर्टिकल हाइट तो यदि इसकी h है तो वर्टिकल हाइट तो इसकी भी h होगी, बराबर होगी। ट्यूब टेढ़ा करने से फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल हाइट सेम रहती है। तो पहले ये बताओ बेटा, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ऑल्टरनेट एंगल। तो h अपॉन L1 इज इक्वल टू cos 30, h अपॉन L1 cos 30, तो h आ जाएगा L1 cos 30, इस वाले में h आ जाएगा L2 cos 60 उसी तरीके से, और ये हाइट और ये h सेम है वर्टिकल हाइट, तो इसकी वर्टिकल हाइट L1 cos 30, इसकी वर्टिकल हाइट L2 cos 60, दोनों सेम है। तो इससे L1 upon L2 निकाल लो, cos 30 भी मालूम है, cos 60 भी मालूम है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L1 upon L2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Water rises in two capillaries of same material to height 40 and 60 मिलीमीटर। दो कैपिलरी ट्यूब हैं सेम मटेरियल की और सेम लिक्विड यानी कि वाटर में रखी गई हैं। सेम मटेरियल का मतलब है सरफेस टेंशन सेम है, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लिक्विड सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, एंगल ऑफ कांटेक्ट सेम है, लेकिन लिक्विड की हाइट अलग अलग है। एक में दे रखा है 40 सेंटीमीटर हाइट और दूसरे में दे रखा है 60 सेंटीमीटर हाइट। पहले में 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और दूसरे में 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस का रेशियो बताओ। H1 है 40, H2 है 60 सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, मेरे ख्याल में कोई बात नहीं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चल लिखना तो सही चाहिए मिलीमीटर। अब वो कह रहे हैं कि H1 H2 इतना है। अब बताओ रेडियस। तुम जानते हो H का फॉर्मूला है 2t cos थीटा अपॉन r rho g, यानी H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, बाकी सब तो सेम है, सरफेस टेंशन थीटा g सब सेम है, तो H2 भी मालूम है, H1 भी मालूम है, तो रेडियस का रेशियो निकाल देना। अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं बेटा, अच्छा इतने में ऐड कराऊं जरा, कोई बच्चे के पास सामने शीट खुली हुई हो तो मुझे बताना कि एमसीक्यू कितने दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, जरा जल्दी से देख के बताओ, कोई भी बोलो। किसी ने खास तौर से प्रिंट निकलवा रखे हो तो जल्दी। हेलो, भाग जाऊंगा। So 175। 175। अब सुनो, 175 को 3 दिन में करेंगे हम, 3 दिन, क्योंकि वही वाली बात है, हर बार कहता हूँ मालूम है 25 क्वेश्चन ट्राई करने को दूं तो 25 क्वेश्चन में डाउट कितने आएंगे, 6-7, और 6-7 डाउट बताने के टाइम लगेगा आधा घंटा मुश्किल से, तो आधा घंटे में ही बैच खत्म हो जाएगा। तो डाउट्स तरीके से आए तो मैं आपको 3 दिन का टारगेट सब बच्चों को दे रहा हूं। 80 न्यूमेरिकल नहीं, ज्यादा हो गए, कितने बताए, 175 180 लगभग मान लो, 60 क्वेश्चन रोज ट्राई करने हैं आराम से, सुबह से रात तक बैठ के ट्राई करो, और 60 क्वेश्चंस के डाउट कल सुबह भेजना 6 बजे से पहले पहले, या रात में 11 बजे करीब भेज दो, 11 बजे के बाद कभी भेज दो।
तो मैं सुबह उन सब डाउट्स को करवा दूंगा, बट रोज रोज नहीं बताऊंगा। 60 कल, 60 परसों और बचे हुए उससे अगले दिन, और चैप्टर समाप्त। 60 का टारगेट है। तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए, व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, कैपिलरी ट्यूब को पानी में डुबाया गया तो वाटर राइजेस टू द हाइट 0.015 मीटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 75 into 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब देख बेटा फॉर्मूला H होता है 2d cos थीटा अपॉन r रो जी। इसमें आपको R बताना है, हमें H उन्होंने दे दिया, सरफेस टेंशन दे दिया, डेंसिटी वाटर की है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G की वैल्यू 9.8 या 10। अब थीटा यदि वो देते तो मैं उसका प्रयोग करता, अब जब थीटा दिया ही नहीं तो cos थीटा 1 लिया जाएगा। हर बार याद रखो, जिस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को एंगल ऑफ कांटेक्ट ना दिया हो तो cos थीटा 1 है, बस निकाल लेना अब इसमें रेडियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द लिम्ब ऑफ मैनोमीटर कंसिस्ट यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियाई 10 की पावर -3। बेटा प्रेशर नापने के लिए हमने कैपिलरी ट्यूब का यूज कर रहे हैं कहीं पर, ये रहा, दो कैपिलरी ट्यूब हैं, एक नैरो और एक वाइड। The limb of manometer consists uniform capillary tubes of radii 10 की पावर -3 और 72 into 10 की पावर -4। एक की रेडियस है 10 की पावर -3 मीटर और दूसरे की रेडियस है 7.2 into 10 की पावर -4, 7.2 into 10 की पावर -4 मीटर। दोनों की रेडियस अलग अलग है, एक की ज्यादा एक की कम। डन। अब ये कह रहे हैं बेटा फाइंड आउट द करेक्ट प्रेशर डिफरेंस इफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन नैरोअर ट्यूब स्टैंड्स 0.2 मीटर अबव द ब्रॉडर ट्यूब। नैरो ट्यूब ये वाली, पहले उन्होंने ब्रॉड वाली बोली हुई है ना 10 की पावर -3, ये रही, तो ये नैरो ट्यूब है हमारी। नैरो ट्यूब में जो लिक्विड है ब्रॉडर ट्यूब के लिक्विड से 0.2 मीटर की ऊंचाई पर है, तो बताओ दोनों जगह पे प्रेशर में डिफरेंस क्या है। तुम्हें मालूम है दोनों की हाइट में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है, लिक्विड की लेवल की हाइट में डिफरेंस है 0.2 मीटर, H दे रखा है 0.2 मीटर। तो यदि हाइट में डिफरेंस है 0.2 मीटर तो प्रेशर में डिफरेंस जो होना चाहिए, प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए H रो जी। यदि H हाइट है तो ये प्रेशर है, यदि H हाइट का डिफरेंस है तो ये प्रेशर डिफरेंस है, होना चाहिए, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। यदि H को 0.2 रख दूं है और इसके अंदर डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखी है 10 की पावर 3, डेंसिटी वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G को ले लेना 10, H को 0.2 ले लिया, प्रेशर डिफरेंस आ गया, गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? यदि ये दोनों ट्यूब बराबर रेडियस की होती तो ये हाइट डिफरेंस सही था, लेकिन ट्यूब अलग अलग रेडियस की है तो इनमें कैपिलरी राइज का भी रोल होगा। कुछ लिक्विड तो एक्सेस प्रेशर के कारण अंदर चढ़ा है और कुछ कैपिलरी राइज के कारण भी चढ़ा होगा। तुम्हें बताओ कैपिलरी राइज के कारण भी तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है। अब यदि कैपिलरी राइज के कारण भी लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है तो पतली ट्यूब में ज्यादा ऊपर चढ़ता है और बड़ी ट्यूब में कम ऊपर चढ़ता है। तो इनमें हाइट में डिफरेंस उसके कैपिलरी राइज के कारण कितना होना चाहिए था? हाइट डिफरेंस ड्यू टू कैपिलरी राइज। पहली वाली ट्यूब में कैपिलरी राइज वाले फॉर्मूले के हिसाब से लिक्विड को चढ़ना था 2t cos थीटा अपॉन r1 रो जी। पहली पतली ट्यूब में इतनी ऊंचाई तक चढ़ना था कैपिलरी राइज के फॉर्मूले से, और चौड़ी ट्यूब में
कैपिलरी राइज के कारण चढ़ना था 2t cos थीटा अपॉन r2 रो जी। अब यदि R1 और R2 बराबर होते हैं यानी दोनों ट्यूब की रेडियस बराबर होती तो इनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, यानी कैपिलरी राइज के कारण हाइट डिफरेंस जीरो, यानी कैपिलरी राइज का इस हाइट डिफरेंस में कोई रोल नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि R1 और R2 अलग अलग है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ नहीं है तो cos थीटा हटा दो, वो 1 हो गया। सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है 72 into 10 की पावर -3, ठीक है बेटा। ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन दे रखी है, डेंसिटी 1000 दे रखी है, जी को 10 ले लीजिएगा, R1 और R2 दे रखी है, तो आपको यहां से एक हाइट डिफरेंस मिलेगा। मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा मेथड सिखा रहा हूं। तो ये हाइट डिफरेंस को h डैश कह देता हूं। मान लो ये 0.05 मीटर आ गया, रिमेंबर मैंने कहा है मान लो, तो इसका मतलब जो आपको हाइट डिफरेंस 0.2 मीटर दिखाई दे रहा है उसमें 0.05 मीटर का हाइट डिफरेंस तो कैपिलरी राइज के कारण है। तो असली हाइट डिफरेंस h में से 0.2 मीटर में से 0.05 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो हाइट डिफरेंस उन्होंने दिया हुआ है उसमें से कैपिलरी राइज के कारण होने वाला हाइट डिफरेंस माइनस कर देना। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, जब प्रेशर ज्यादा होता है, ज्यादा प्रेशर से लिक्विड ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, कम प्रेशर से कम ऊंचाई तक जाता है। यदि दो जगह प्रेशर बराबर है, दो जगह प्रेशर बराबर है, ध्यान से सुनिए, तो लिक्विड बराबर राइज तक होगा। ये टॉपिक आपने वेंचुरी मीटर में पढ़ा था। जब ये फ्लो ऑफ लिक्विड होता है ना तो प्रेशर में अंतर आ जाता है। मान लो लिक्विड यहां से बह रहा है तो थोड़ा लिक्विड यहां ऊपर चढ़ जाएगा, सेम रेडियस की ट्यूब होगी तो भी वेलोसिटी अलग अलग होने पर, मान लो बेटा ये ट्यूब अलग अलग वेलोसिटी की है, मैं इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। फिगर दोबारा बना दूं कंसेप्ट समझाने के लिए। और अब बेटा बड़े ध्यान से समझना क्योंकि मैं हर चीज खोल के बता रहा हूं। आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है वेंचुरी मीटर। इमेजिन करो ये एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, इसके ऊपर सेम डायमीटर की मैंने ट्यूब लगा दी, सेम रेडियस वाली। लिक्विड इसमें बह रहा है, लिक्विड इसमें बह रहा है, एरिया लार्ज है तो वेलोसिटी स्मॉल है, वेलोसिटी स्मॉल है तो प्रेशर हाई है। बर्नौलीज थ्योरम से था ना, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। तो एरिया लार्ज वेलोसिटी स्मॉल, वेलोसिटी स्मॉल प्रेशर हाई, प्रेशर हाई तो लेवल ज्यादा ऊंचा उठ गया। यहां पर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो लिक्विड कम ऊंचाई तक उठा। यहां प्रेशर ज्यादा था तो लिक्विड का लेवल हाई है, यहां प्रेशर कम था तो लिक्विड का लेवल लो है। वेंचुरी मीटर का पूरा डेरिवेशन ही ऐसे हुआ था। तो ये हाइट डिफरेंस मान लो दे रखा है यहां 0.2 मीटर। ये हाइट डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस निकालने के काम आता है एच रो जी। हाइट डिफरेंस जितना ज्यादा होगा प्रेशर डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्यूब अलग अलग रेडियस की दे दी। अब यहां प्रेशर डिफरेंस के कारण तो हाइट डिफरेंस है ही, अलग अलग रेडियस होने के कारण कैपिलरी राइज के कंसेप्ट के कारण भी प्रेशर हाइट में डिफरेंस आ गया। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो हाइट का अंतर है वो तो मैंने कहा h, कैपिलरी राइज वर्क के कंसेप्ट के कारण जो हाइट में डिफरेंस है h डैश। तो रियल हाइट डिफरेंस h माइनस h डैश होगी कि भाई कैपिलरी रेडियस अलग होने से कैपिलरी राइज के कारण हाइट में डिफरेंस तो वैसे भी आना था। ये मान लो दोनों जगह प्रेशर सेम होता, मान लो दोनों जगह प्रेशर सेम होता तो लिक्विड को सेम हाइट तक बढ़ना चाहिए था,
लेकिन रेडियस पतली और चौड़ी होने के कारण, कैपिलरी के कारण थोड़ा हाइट डिफरेंस तो वैसे भी रहना था। तो वो जो हाइट डिफरेंस रेडियस में डिफरेंस के कारण वैसे भी रहना था, वो है h डैश। समझ गए? तो इसको माइनस कर देंगे कि ये हाइट डिफरेंस तो वैसे भी रहना था। तो खैर समझ लो, अब इस तरह के न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरा। यदि 11th का कंसेप्ट आपको तैयार है तो इतना हिंट मोर देन एनफ है। इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 7। आज के होमवर्क में पहले तो 7 के सॉल्व थ्योरी कंसेप्ट में से कोई भी डाउट हो तो पूछना। इसके अलावा एमसीक्यू के पहले 1 से 60 तक, बल्कि 50 तक करो पहले दिन, क्योंकि 50 तक इसलिए कि आज इसके भी सॉल्व वाले करने हैं। ट्राई करके मुझे डाउट्स भेजिएगा। और अभी आपको हाथ के हाथ कैपिलरी राइज की वीडियो भेज रहा हूं, जिसका कंसेप्ट कमजोर हो तो उसे देख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट की भेज रहा हूं, और कोई आपको चाहिए तो मुझसे रिक्वेस्ट डाल दो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। फिलहाल अब के लिए इतना ही। बाय बाय।